गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जार्ज पंचम की नाक में हमने आगे पढ़ चुका था। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जार्ज पंचम के नाक को लगाने में वहाँ की जो आबकारी विभाग के लोग थे उनको बहुत से समस्या हो रही थी। एक मूर्तिकार को उन्होंने बुलाया था। मूर्तिकार की भी समस्या थी। वो अपना शर्त रख रहा था कि मुझे कम से कम ये पता चले कि मूर्ति जार्ज पंचम की नाक जो स्टेचू बनी है, खंभा जो बना है, वह किस पत्थर का है और कहाँ से लाया गया है। लेकिन इसका भी हल ना निकला तो एक दूसरा उपाय सुझाता है मूर्तिकार और कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहता हूँ कि भारत में और भी अन्य बहुत सारे खंभा हैं। अगर किसी का भी नाक जार्ज पंचम की नाक में फिट बैठता है तो उसी को हम ला करके लगा देते हैं। सारे प्रशासन में खुशी की लहर दौड़ी और सब ने इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए। अब सुनकर जितने भी लोग थे वहाँ पे बैठे वो झुंझलाए हुए थे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट ने के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। इससे पहले क्या हुआ था कि वो जगह जगह जा कर के मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास पहुँचे और वहाँ लाटों के पास पहुँच कर के उनके पास गए, उसको नापा। फिर घबराहट में मद्रास भी पहुंचा गया, सत्य मूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सही प्रदेशों का दौरा करते हुए पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों को भी देखा उन्होंने। मतलब ऐसी कोई भी मूर्ति नहीं थी जिसको उन्होंने देखा ना हो। आखिर दिल्ली पहुंचा लास्ट में और उसने अपनी मुश्किल बयान की, बताई। पूरे हिंदुस्तान की, उन्होंने कहा, पूरी हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया हूँ, सब मूर्तियाँ देखाया हूँ, सबकी नाकों का नाप भी लिया, पर जार्ज पंचम की इस नाक से सबकी नाक बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए, परेशान हो गए। अब झुंझलाने लगे, मतलब थोड़ा सा क्रोध उनको आने लगा, टेंशन में आने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बेहतर सेक्रेटेरिएट के सामने बिहार सचिवालय के सामने, सेक्रेटेरिएट में सचिवालय के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। सन 1942 में बिहार में बहुत सारे बच्चे भी शहीद हुए थे, तो उन बच्चों की भी वहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित की गई है। तो बड़ों की तो नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि बच्चों की मूर्तियाँ वहाँ जो है उनकी नाक इस जार्ज पंचम की नाक में फिट हो जाए। यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इनसे बड़ी निकली। मतलब जार्ज पंचम का नाक जो है बहुत ही छोटा था, बच्चों के नाक से भी छोटा था। अब बताइए मैं क्या करूं। अब आगे क्या होता, राजधानी में सब तैयारियां थीं। जार्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, मतलब कलर लगाया गया, सब कुछ हो चुका था। सिर्फ कमी किस चीज़ की थी? नाक की। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़े राजदारों तक, बड़े नेता तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जार्ज पंचम के नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या? यह तो अपने नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, गरीब आदमी था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। जो गरीब होते हैं हार मानते ही नहीं। या तो जो मेहनत कश मजदूर होता है या तो कार्य को सफलता तक ले जाता है या तो कार्य करता ही नहीं। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा, मतलब आया, और उसने पहली शर्त दोहराई। फिर से अपनी बात कही, कहा कि जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। उनका कहना ये था कि चूंकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दे। अब मूर्तिकार दूसरा तरीका यहाँ सुझाता है कि भारत की आबादी 40 करोड़ है, 40 करोड़ में से किसी की नाक अगर हम काट के लगा दें तो इसमें क्या हर्ज है। अब आगे बात के साथ सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये छोटी बात नहीं थी किसी का नाक काटना। अब कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, मतलब भौचक्का, मतलब चौंक उठा, थोड़ा परेशान हो गया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए,
नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। मतलब अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि वह जिंदा आदमी के नाक को काट कर लगाने की योजना बनाने लगे। जब सब सन्नाटे में हो रह गए तो मूर्तिकार सबकी भावों को पहचाना और कहता है कि ऐसा है कि आप मुझे ये काम दे दो, बस आपकी इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई, आपस में बातचीत हुई, मूर्तिकार को इजाज़त भी दे दिया गया क्योंकि वो सबकी इज्जत का सवाल था। अब आगे क्या होता है, अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। अब उनको विश्वास हो गया कि अब तो नाक मिल ही जाएगा, पेपर छप गया। अब राजपथ दिल्ली का इंडिया गेट के पास वाली जो जाट पंचम की नाक थी, लाट जो था, खंबा जो था, उसमें लाट के नाक लग रही है, ऐसा छप गया न्यूज़ में। अब नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों को वहाँ तैनाती की गई जैसे पहले किया गया था। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी रवाब निकाली गई, जो रवाब मतलब होता है जो गंदगी होता है वो सब निकाला गया। ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। अब पानी उस तालाबों में इसलिए भरवाया गया ताकि उनका मानना ये था कि अगर हम नाक यहाँ पे लगाएंगे तो ये सूख न जाए, अर्थात नमी बनी रहे। इस बात की खबर जनता को नहीं थी, सब जो है जनता को नहीं थी, सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हाल से परेशान था। अब मूर्तिकार के लिए भी ये आसान नहीं था किसी का नाक काटना, जिंदा आदमी का नाक काटना, इसलिए खुद भी परेशान थे इस बात से। अब जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, मतलब थोड़ा और उन्होंने सहयोग मांगा। किसने? मूर्तिकार ने। वह उसे दे दी गई, उसे सहायता भी दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ, मतलब इस शर्त के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। उस दिन जिस दिन ज़रूरत है, मतलब किसी एक दिन फिक्स किया गया और बोला गया कि इस दिन तक नाक लग ही जानी चाहिए। अब क्या हुआ कि वह दिन आया, जाट पंचम की नाक भी लग गई। सब अखबारों में खबरें छापी गई कि जाट पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर का नहीं लगती। मतलब सबके लिए संदेह वाली बात थी वो, और एक्साइटमेंट भी था कि जाट पंचम की नाक भी लग गई और ऐसी नाक एकदम जिंदा नाक जैसे दिख रही है, वो तो पत्थर की लगती च नहीं है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, अखबार में एक चीज़ और छपी थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। मतलब किसी भी जगह किसी चीज़ की उद्घाटन किया गया हो, कि कोई फीता काटा गया हो, ऐसा कोई बात ही नहीं था। कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कभी भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन या स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र भी नहीं छपा था। मतलब ये एक ख़ास बात थी। सब अखबार खाली थे, कोई भी अखबार नहीं छपा था। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुत के लिए, अर्थात उस खंभे के लिए। तो इस तरीके से पाठ है और ये पाठ समाप्त होता है। यहाँ पे जाट पंचम की नाक लगाने के लिए, अर्थात भारत अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या क्या प्रयोजन करता है, इसीलिए भारत को जुगाड़ों का देश कहा गया है। आखिर कई तरीके से प्रयोजन से जुगाड़ बन ही जाता है। इस तरीके से जाट पंचम की नाक की कहानी थी। तो प्रिय बच्चों, आप इस पाठ का अभ्यास स्वयं करेंगे, समझ ना आने पर हमसे पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे फिर अगले क्लास में बताएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।